Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. The first article that we have to discuss here is about trade deficit. Second article climate change and its impact on wheat के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड लास्ट आर्टिकल न्यूजीलैंड से इंडिया के रिलेशन के बारे में। सबसे पहले आप समझिए कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके देश में इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम, तो ऐसी सिचुएशन को हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। मतलब जहां पर इंपोर्ट एक्सीड करते हैं आपके एक्सपोर्ट्स को। अब इससे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घटती है, जिससे आपके इंपोर्ट और ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। अभी आलम यह चल रहा है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 42 मंथ्स के लो पे है। अब ऐसा होने के पीछे कई मेजर कारण है। पहली चीज तो आप ये समझे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी तकरीबन 10% से घटा है और इंपोर्ट 16% से घटा है, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। अब यहां पे मेजर जो आइटम हम इंपोर्ट करते हैं वो आते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, क्रूड ऑयल, कोक एंड कोल, देन प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन। एंड एक्सपोर्ट करने वाली चीजों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड गोल्ड एंड ज्वेलरी आती है। अब यहां पे ये इंपोर्ट या ट्रेड डेफिसिट कम होने के पीछे रीजन क्या है? कहते क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में नीचे गया है। गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से उसकी डिमांड इंडिया में कम हुई है। एंड मोर ओवर पिछले साल जो आपको फिगर्स देखने को मिलते थे वो काफी इन्फ्लेटेड थे, यानी इसके अंदर आपको बेस इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। एंड इन एडिशन टू दिस ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन एक ऐसा मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये जो ट्रेड डेफिसिट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया का थोड़ा नीचे गया है। अब यहां पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये रह सकता है कि भाई इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है कम होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपका जो प्रेशर है वो रिड्यूस होगा, आपका फॉरेक्स का फ्लो कम हो जाएगा, मतलब जो आउटफ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड मोर ओवर आपकी फिजिकल हेल्थ ट्रेड रिलेशंस में इंप्रूव होगी। बट यहां पर इकोनॉमिक स्लो डाउन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क आपका बढ़ सकता है। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप नई से नई मार्केट को ढूंढिए, आप अपने एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट कीजिए, एनर्जी के अंदर डाइवर्सिफाई कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि क्रूड ऑयल के ऊपर अपने डिपेंडेंसी को कम कीजिए। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप मेक इन इंडिया को प्रमोट कर सकते हो ताकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हम मार्केट ग्रो कर सके इंडिया के अंदर। एंड मोर ओवर आप ग्लोबल ट्रेंड्स को मॉनिटर कीजिए जिससे आप अपनी प्रोडक्शन को इंश्योर कर सकें, एंड प्रोडक्शन के साथ साथ एक्सपोर्ट को भी। तो ये चीजें हैं जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जहां पर वीट के बारे में हमें समझना है। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है वीट एक राबी क्रॉप है जो आपकी अर्ली विंटर में हम ग्रो करते हैं। मतलब इसको ग्रो करते टाइम आपको कितना 10 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और जब काटने का समय आता है तो उस समय 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। अब दिक्कत ये आ रही है, अभी रिसेंटली एक डाटा पब्लिश किया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जिसमें यह कहा कि 124 साल का सबसे गर्म मार्च का महीना ये रहा है। तो इससे वीट की हार्वेस्ट के ऊपर असर पड़ेगा, जिसमें ग्रेन की क्वालिटी और यील्ड आपकी डिक्लाइन कर सकती है। अब क्यों कर सकते हैं? एक तो मैंने टेम्परेचर का बताया, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा इसके लिए लूमी सॉइल चाहिए, पीएच लेवल 6 से 7.5 के बीच में चाहिए, स्लाइटली बेसिक। देन उसके अलावा आप ये कह सकते हो रेनफॉल मॉडरेट चाहिए होता है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। एंड आपको एक्सट्रीम हीट और क्लाउड कवर बहुत ज्यादा इसमें नहीं चाहिए होता। अब देखिए, इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया गर्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपका सोइंग और हार्वेस्टिंग टाइम में डिले देखने को मिल रहा है। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो खारिफ के अंदर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है। अब खारिफ साइकिल अगर आपकी डिले होती है तो वीट की साइकिल जो राबी क्रॉप में आती है वो ऑटोमेटिकली डिले हो जाएगी। तो इस वजह से आप ये मान के चलो जब तक आपकी वीट मैच्योर होगी तब तक बहुत ज्यादा गर्मी आ चुकी होगी। या तो क्रॉप खराब होने का डर रहेगा, हमें पेस्ट का डर रहेगा, नहीं तो यील्ड के ऊपर असर पड़ेगा। अब क्योंकि टेम्परेचर आपका बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इससे ग्रोथ के ऊपर असर पड़ेगा, फ्लावरिंग जल्दी होगी, जो ग्रेन है वो जल्दी पक जाएगा। अब इससे क्या होगा, ग्रेन का साइज छोटा रह जाएगा, उसमें स्टार्च कम होगा, ऑल्दो प्रोटीन बढ़ जाएगा बट स्टार्च आपका कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी।
फिर दूसरी चीज यहां पर यह आती है कि देखो इंडियन ओशन में वार्मिंग आपकी बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही है, तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि सॉइल का मॉइस्चर भी है जो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो चली जाएगी। तो यहां पर वीट की प्रोडक्शन कम हुई तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर एक असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती है, फार्मर्स की इनकम के ऊपर असर पड़ेगा, एंड मोर ओवर वाटर और आपके सॉइल रिसोर्स के ऊपर बहुत डीप इंपैक्ट पड़ सकता है। अब कहते हैं इसके लिए कर क्या सकते हैं, तो कहते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर आप फोकस कीजिए, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को छोड़ के आप हीट टॉलरेंट क्रॉप्स के ऊपर फोकस कीजिए, मिलेट्स की प्रोडक्शन इंक्रीज कीजिए, डायरेक्ट सीडिंग के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। मोर ओवर गवर्नमेंट को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेटेंट स्पिरिट में अच्छे से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। आप इरिगेशन, फर्टिलाइजर और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो, बट यहाँ पर फर्टिलाइजर से ज्यादा इरिगेशन और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। इन एडिशन टू दिस आप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कह सकते हो कि हीट स्ट्रेस को लिए आप अलर्ट जारी टाइमली कीजिए। आप एआई को यूज कर सकते हो, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर जा सकते हो, आप नई वैरायटीज को डेवलप कर सकते हो जो शॉर्ट ड्यूरेशन में आपकी हार्वेस्ट कर सके हम। तो ऐसी अगर चीजें करेंगे तो इससे फार्मर्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा। बट अगेन आपको अभी के लिए क्या करना चाहिए, सोइंग की डेट्स को एडजस्ट करना चाहिए ताकि पीक जो है हीट वेव का उस टाइम तक हम इसे काट सके। देन मोर ओवर आपको हीट टॉलरेंट वैरायटीज को डेवलप करने के लिए अभी से R&D अपनी स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। आप ड्रिप इरिगेशन, रेन हार्वेस्टिंग को प्रमोट कर सकते हैं, आप एआई को यूज कर सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग में भी, एंड इवन आप प्रिसीजन एग्रीकल्चर में भी। तो ये यहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं अगर आप इन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं तो। ओवरऑल अब बात की जाए थर्ड आर्टिकल की, तो इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशन वैसे बहुत पुराने रिलेशंस तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम एक सेम कल्चरल टाइज शेयर करते हैं क्योंकि हम दोनों ही ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के पार्ट हैं। हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं 1952 के आसपास एक दूसरे के साथ एस्टैब्लिश हो गए थे, एंड हम मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूएन में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क में एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहते हैं 1995 में न्यूजीलैंड ने जब आसियान रीजनल फोरम को ज्वाइन किया था तो हमारे इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ इनसिंक हुए। देन 2008 में हमने एजुकेशन कॉर्पोरेशन के लिए MOU साइन किया। हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2015 में स्टार्ट किया, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। फिर 2011 में जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया के विजिट पे आए। 2016 में हमने बिजनेस फोरम स्टार्ट किया। 2020 में कोविड के रिस्पॉन्स के लिए एक दूसरे को सपोर्ट किया, और 2024 में अगेन हमने अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए वापस से बातचीत स्टार्ट की। अब कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किन किन चीजों में होगा। देखो अगर हम यहां पर देखें हमारे बायलैटरल प्राइस लगभग $3 बिलियन के हैं, बहुत कम है, इंप्रूव करने की जरूरत है। न्यूजीलैंड, इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है न्यूजीलैंड को, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, मशीनरी एंड IT सर्विसेज। वेयर आज इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड गुड्स, वूल एंड हॉर्टिकल्चर आइटम्स को। अब यहां पर पीपल टू पीपल टाई की बात करें तो 2 से 2.5 लाख लोग इंडिया के न्यूजीलैंड में पढ़ रहे हैं और वहां पर रिजाइड कर रहे हैं। अब एजुकेशन की भी बात करें तो फिलहाल 20,000 के आसपास अभी भी उनकी यूनिवर्सिटीज में इंडियंस पढ़ रहे हैं। हम ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर, काउंटर टेररिज्म पे एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं। कहते हैं अब आज की डेट में एक अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशन की बात करें तो हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कहीं ना कहीं और बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं यूएस की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है उसका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत डीप इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि यूएस इंडिया का सेकंड मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। तो उसको डाइवर्सिफाई करना तो अलग अलग कंट्री से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो अपने को आपस में कौन कौन सी चीज़ों के लिए टैरिफ रिड्यूस करें, कैसे इन्वेस्टमेंट बेटर करें, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड करें, तो इन सब के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है। जैसे अगर हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि इंडिया में खुद का डेयरी सेक्टर है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको बचाने के लिए हम नहीं करना चाह रहे। फिर एग्रीकल्चर मार्केट में भी अगर बात करें तो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर रहते हैं और इसका एक मेजर कंसर्न है। इमिग्रेशन पॉलिसी को लेके कंसर्न है, एंड कहीं ना कहीं डिफेंस की डेप्थ जो यहाँ पर आपस में हम एक दूसरे के साथ डिफेंस लेवल पे बहुत अच्छा कॉपरेट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है।
तो कहते हैं कि भी देखो, अगर आप ओवरऑल देखें तो हम दोनों ही एक दूसरे के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड जैसे 5I का मेंबर है, इंडिया कहीं ना कहीं सभी उन देशों के साथ कॉपरेट कर रहा है, तो हम यहां पर न्यूजीलैंड के साथ अपना कॉपरेशन इंप्रूव कर सकते हैं। ऑल्दो हम ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, स्ट्रैटेजिक डायलॉग्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट स्टिल इसको और बेटर करने की जरूरत है हमें। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो लाइक आपस में स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है हायर एजुकेशन में। इंडिया में वैसे भी हायर एजुकेशन के लिए हम फॉरेन कॉलेजेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं डिस्कशन हो सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हम वर्क कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया के बहुत सिग्निफिकेंट लाइक आपको पोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड में पढ़ते हुए दिखते हैं। एंड वैसे भी न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज रिसर्च पार्टनर्स के लिए इंडिया की इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। तो यहां पर अपने पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट यहां आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके लिए बेटर वे में हम एक दूसरे के साथ टॉक्स कंडक्ट करें जो दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। एंड पीपल टू पीपल टाइज को हमें प्रमोट करने की जरूरत है। यहाँ पे हमें लाइक जैसे न्यूजीलैंड की इकोनॉमी है वो इनोवेशन ड्रिवन है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर भी ये हमारे को मेक इन इंडिया में हेल्प कर सकती है। मोर ओवर कहीं ना कहीं इससे एक दूसरी कंट्री के अंदर, मतलब लाइक हम न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड हमारे अंदर टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट कर सकता है। दोनों नेशन के अंदर कनेक्टिविटी और टूरिज्म बढ़ेगा, तो दोनों नेशन को इससे बेनिफिट होगा। मोर ओवर ग्रीन एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट एंड कार्बन न्यूट्रल गोल्स को अचीव करने के लिए हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन टोटल ये चीजें थी जो आपको देखनी थी। बट वे फॉरवर्ड में मैं ये कहूंगा कि फाइनलाइज करना पड़ेगा आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बिकॉज देखो यूएस के साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं, यूके के साथ भी कोशिश कर रहे हैं, एंड ईयू के साथ भी कोशिश कर रहे हैं। तो दिस ईयर गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी इफ वी हैव टू अचीव द overall a developed economy tag. So for that we have to focus upon how we can finalize these trade deals in total. So इन एडिशन टू दिस हमें अपना डिफेंस टाई को कहीं ना कहीं और बूस्ट करना चाहिए, आपस में रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए, स्टूडेंट्स यहाँ से इंडिया से बाहर जाए, बाहर के स्टूडेंट इंडिया में आए, तो दैट शुड बी प्रमोटेड। इन एडिशन टू दिस हमें आपस में कनेक्टिविटी को बूस्ट करने की जरूरत है, डायरेक्ट फ्लाइट्स को और ज्यादा प्रमोट करें हम। एंड इन एडिशन टू दिस इकोनॉमिक इंगेजमेंट के ऊपर हमें फोकस करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के साथ हमारे जो जो रिलेशंस है हम उन्हें और बेटर कर पाएंगे। तो दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो तो जाने से पहले लाइक बटन जरूर से दबाना। धन्यवाद।